नमस्कार। यूपी तक के इस मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। इस बुलेटिन में हम बताते हैं वो खबरें जो होती हैं अखबारों की सुर्खियां। तो आज शुरुआत मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित की गई कमेटी ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में बांके बिहारी मंदिर के लिए गठित की गई कमेटी ने बैठक करने के बाद एक निर्णय लिया है कि अब बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी कल्चर खत्म होगा, और या यूं कहा जाए कि वीआईपी कल्चर खत्म ही हो गया है। अब बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए कोई भी वीआईपी कर पर्ची नहीं काटी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में दर्शन के लिए 3 लाइनें में 6 लाइनें बना करके श्रद्धालु आएंगे, दर्शन करेंगे और दो निकास द्वार से निकल जाएंगे। इतना ही नहीं, कमेटी ने बैठक के बाद निर्णय लिया है कि जो बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों के निजी सहायक होते थे, जो निजी मददगार, जो प्राइवेट लोग रखे जाते थे, जो लोगों से पैसे लेकर उनके जल्दी से दर्शन कराने के एक्स्ट्रा पैसे लेते थे, वो अब निजी सहायक नहीं रखे जाएंगे। एक एक सेवादार के पास 10 से 12, 15 निजी सहायक हुआ करते थे, जो श्रद्धालुओं से पैसे लेते और उनसे पैसा लेने के बाद वीआईपी दर्शन, जल्दी दर्शन कराने के नाम पर उनसे पैसे लिए जाते। और अब लेकिन ये सारी चीजें बंद कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में गठित की गई बांके बिहारी मंदिर के पुनरुद्धार, या यूं कहा जाए कि पूरी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए कमेटी ने शनिवार को बांके बिहारी मंदिर में बैठक की और बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। इसके बाद बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कुछ दिन पहले भतीजे आकाश आनंद को कुछ महीने पहले वापसी कराई। उसके बाद उनको मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और अब अशोक सिद्धार्थ की भी वापसी के बाद उनको पार्टी में नई जिम्मेदारी दे दी गई है। अशोक सिद्धार्थ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं। अशोक सिद्धार्थ की वापसी अभी पिछले हफ्ते हुई है, 4 दिन पहले हुई है, जिसमें अशोक सिद्धार्थ ने पहले माफी मांगी। कहा कि कुछ लोगों के गुमराह होने के चलते उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। हालांकि वो भूल हुई, अनजाने में हुई गलतियां हैं, और जिसको लेकर उन्होंने बसपा सुप्रीमो से माफी मांगी। और माफी मांगने के बाद पार्टी में उनकी वापसी हुई, और पार्टी में वापसी होने के कुछ ही दिनों में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल कोऑर्डिनेटर अशोक सिद्धार्थ को बना दिया गया है। अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर हैं। आकाश आनंद को जब पार्टी से निष्कासित किया गया था तो मायावती की तरफ से साफ कहा गया कि आकाश आनंद को बरगला करके पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल कराने वालों में अशोक सिद्धार्थ हैं। और इसी वजह से आकाश आनंद को की भी सारी जिम्मेदारियां हटा दी गई थी, उनको पदों से निष्कासित हटा दिया गया था, और अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन अब दोनों ही लोगों की वापसी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो आगामी 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली के लिए के जरिए अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए भी तैयार दिख रही हैं। लखनऊ में होने वाली इस रैली के लिए सभी पार्टी पदाधिकारियों को कह दिया गया है कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता और पूरी व्यवस्थाओं के साथ आए, ताकि पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत को दिखा सके। बात बसपा के बाद अब समाजवादी पार्टी भी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल अपनी रणनीति को अमल में लाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में 2012 के पैटर्न पर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। यानी कि लगभग 1.5 साल पहले ही तमाम उन प्रत्याशियों को बता दिया जाएगा कि उनको कहां से चुनाव लड़ना है। और ये दिखने भी लगा है। तमाम जो दावेदार हैं, जो प्रमुख लोग हैं, जो सीट के दावेदार हैं, उनको बता दिया गया, और वो पोस्टर भी लगने लगे हैं। जिसको जिस विधानसभा से लड़ना है उसका उनको बता दिया गया है कि वो वहां से तैयारी करें। ठीक इसी तरीके से 2012 में भी पार्टी ने किया था। करीब 1 साल पहले उन प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, ताकि वो जनता से कनेक्ट हो सकें, जनता के मुद्दों को जान सकें, जनता से सीधे उनका संवाद हो सके।
और यही वजह थी कि 2012 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सत्ता हासिल की, उसी फॉर्मूले पर अब 2027 के चुनाव में भी यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। जो जानकारी मिली है कि ऐसे तमाम लोगों को पार्टी सुप्रीमो की तरफ से यानी अखिलेश यादव की तरफ से कह दिया गया है कि वो अपनी किस विधानसभा में तैयारी करें। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वो लिया है कि अब वो जिलेवार घोषणा पत्र जारी करेंगे, यानी कि गाजीपुर का घोषणा पत्र, बलिया का घोषणा पत्र, गोरखपुर का घोषणा पत्र, झांसी का घोषणा पत्र, ललितपुर का घोषणा पत्र, हर जिले का अपना घोषणा पत्र होगा। पार्टी की तरफ से एक मुख्य घोषणा पत्र तो होगा ही जो प्रदेश की समस्त जनता के लिए, लेकिन जिले स्तर पर भी एक घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे ताकि उस जिले की समस्या के हिसाब से उनकी समस्याओं का निराकरण करें। गोरखपुर, लखीमपुर, बाढ़ प्रभावित इलाके जो हैं, वहां पर बाढ़ से कैसे रोका जाएगा, कैसे किन योजनाओं के तहत लोगों को बसाया जाएगा, पलायन रोका जाएगा, जहां पर खेती से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको कैसे रोका जाएगा, किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको कैसे रोका जाएगा, सड़क की कनेक्टिविटी किस गांव की का शहर से कैसे जोड़ी जाएगी, ये तमाम बातें, छोटी बातें उस जिले के घोषणा पत्र में होंगी। जिले की भौगोलिक स्थिति, जनसांख्यिकी स्थिति और वहां की कहा जाए कि जरूरतों के हिसाब से, उद्योग धंधों के हिसाब से वहां की घोषणा पत्र तैयार होगा। अखिलेश यादव ने एक तरीके से तैयारी शुरू कर दी है और तैयारी शुरू करने के साथ ही अपने अभी तमाम जो जहां एक तरफ प्रत्याशियों को कह दिया गया है कि सड़कों पर उतरें, वहां जनता से कनेक्ट रहें, वहीं दूसरी तरफ जो घोषणा पत्र की है उसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है। जो जिला स्तर की कमेटियां हैं उनसे जिलों को लेकर के सुझाव मांगे जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव की आहट के साथ जिले स्तर के घोषणा पत्र जारी होंगे। तो ये थी आज की वो खबरें जिनका था आपसे सरोकार, जो बनी थी तमाम अखबारों की सुर्खियां। आज बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।